और दंत ओष्ठ कहने का मतलब उच्चारण काल के आधार पर था, ये उच्चारण के आधार पर था। अब देखेंगे प्राणत्व के आधार पर। दूसरा क्या है? प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पर देख लेते हैं। तो इसमें प्राणत्व के आधार पर दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक है अल्प प्राण, एक है, और दूसरा है महाप्राण। एक अल्प प्राण है, एक है महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसके उच्चारण में अल्प प्राण जो हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ, इसके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, कम हवा निकलती है। इसके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। किसके उच्चारण में? अल्प प्राण ध्वनियों के। और महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से मतलब अधिक निकलती है हवा। ठीक है, महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में, इसके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। अधिक हवा निकलती है। ठीक है, इसके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, कहने का मतलब श्वास की कम मात्रा, श्वास की कम मात्रा, इसमें श्वास की अधिक मात्रा, इसमें श्वास की अधिक मात्रा। इसमें श्वास की कम मात्रा लगती है और इसमें श्वास की अधिक मात्रा लगती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी ध्वनियाँ किस में आएंगी। तो व्यंजन में देख लेते हैं। तो व्यंजन का वर्गीकरण हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो देखेंगे पहले, तीसरे, पांचवें हैं। ठीक है, 1, 3, 5 ये क्या है? अल्प प्राण हैं। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन, प्लस अंतस्थ, ये भी हैं। क्या हैं? ये भी अल्प प्राणे भी हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन एक हैं अल्प प्राण। ठीक है, 1, 3, 5 कहने का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे क वर्ग में देख लेते हैं, तो क वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा क्या होगा? पहला हो जाएगा क, तीसरा हो जाएगा ग, पांचवा अंग। तो ये अल्प प्राण हैं। इसी तरह से च, छ में भी पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, इसी तरह से सभी में है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको इसी तरह से निकाल लेंगे।
कहने का मतलब पहला तीसरा पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं महाप्राण ध्वनियों को। अब कौन सा देखेंगे? महाप्राण ध्वनियों को। तो इसमें व्यंजन देख रहे हैं तो इसमें स्वर भी ले लेते हैं, स्वर को भी अभी क्लियर हो जाएंगे सभी, तो स्वरों को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इतने हो गए, प्लस स्वर, प्लस सभी स्वर भी इसमें आएंगे। ठीक है, स्वरों को भी ले रहे हैं, अल्प प्राण और महाप्राण स्वरों को भी देख ले रहे हैं, किस कौन से अल्प प्राण हैं स्वर, कौन से महाप्राण है, तो देख लेते हैं। तो सभी स्वर क्या हैं? अल्प प्राण हैं, और एक अनुस्वार भी अल्प प्राण है, अनुस्वार भी इसमें, अनुस्वार भी अल्प प्राण है। ठीक है, स्वर, अनुस्वार, अंतस्थ और पहला तीसरा पांचवा हर वर्ग का, ये क्या हैं सभी? ये हैं अल्प प्राण ध्वनियाँ। अब महाप्राण ध्वनियों को भी देख लेते हैं हम लोग। तो इन सभी को गिनेंगे अगर तो कितने हो जाएंगे? सभी गिन लेंगे तो 31 वर्ण हो जाएंगे, 31 वर्ण हो जाएंगे सभी, गिन लेंगे अगर तो। ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं महाप्राण ध्वनियों को। तो महाप्राण, जब हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जब अल्प प्राण है तो महाप्राण जो बच रहे हैं इसमें से वो हो जाएंगे। कहने का मतलब दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। ठीक है, हर वर्ग के हैं, हर वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण। और क्या? और उष्म, उष्म, उष्म में आ जाते हैं, उष्म व्यंजन में आ जाते हैं स ख श ह, ये उष्म हैं, तो चारों उष्म भी इसमें आएंगे। ठीक है, अगर स्वरों को भी, तो स्वर तो इसमें नहीं आएंगे, स्वर तो इसमें आ गए हैं, स्वर अल्प प्राण हैं, स्वर महाप्राण में एक भी नहीं है। इसके बाद एक इसमें विसर्ग आ जाएगा, अनुस्वार तो इसमें है और विसर्ग इसमें आ जाएगा, प्लस विसर्ग एक है। ठीक है, दूसरा चौथा, सभी वर्ग के दूसरे चौथे प्लस उष्म व्यंजन प्लस विसर्ग एक है, एक विसर्ग जिसको अह जो कहते हैं, अंग इसमें आ गया, अह इसमें आ गया। तो ये था प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन और स्वर दोनों का वर्गीकरण इसमें हम लोग देख लिए हैं। तो क्लियर हो गया, पूरा वर्णमाला क्लियर हो गया इसमें, स्वर, व्यंजन और अयोगवा सभी ध्वनियों को इसमें हम लोग देख लिए हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं।